विद्यार्थियों, भटेला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। सवाल नंबर दूसरे का पहला करेंगे। कह रहा है सवाल, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, ये सवाल दिया है। सबसे पहले कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे, उत्तर पड़ेगा आपका। कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर की पुस्तक को पढ़ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पुस्तक को पढ़ने के लिए दूरी हमारा, देखो दूरी अगर कह रहा है तो हमारा किसका मान हो जाएगा, v का। किसका मान हो जाएगा, v का मान हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस का इसलिए होगा क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब एक तरीके से हमारे सामने ही है। क्या है, सामने ही है, इसलिए v हमारा किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। v बराबर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर, अब 25 सेंटीमीटर उसने दूर रख दिया है व्यक्ति ने, तो पुस्तक को कितना 25 सेंटीमीटर दूर रख दिया। तो u का मान हमारा कितना हो जाएगा, u का मान हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख दिया। पुस्तक को दूर रखकर पढ़ता है, दूर रखने पर कितना रख दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो u बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कह रहा है आगे, पढ़ने के लिए कितना और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेंस लगा रहा है, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र हो जाएगा आपका 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। कितना हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो फोकस दूरी निकालना, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v का मान आपका कितना है, माइनस का 20, और माइनस 1/u का मान आपको कितना, माइनस का 25। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/f बराबर हो जाएगा 1/-20, और माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस, तो 1/25। लासापा आएगा आपका 20 और 25 का लासापा कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 20 पंचे 100, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस 25 चौको 100, तो आपका प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 1/100। ठीक है, गुणा कर लेंगे तो आएगा माइनस का f बराबर 100। तो f बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, माइनस का 100 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कह रहा कि चश्मे में प्रयुक्त लेंस कौन सा होगा, तो माइनस का आ रहा है उत्तर, तो आपका कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। अगर फोकस दूरी माइनस की आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, तो वो लेंस कौन सा लगेगा, अवतल लेंस। कौन सा लगेगा, अवतल लेंस। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा देखेंगे। कह रहा +20 डायोप्टर क्षमता के लिए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, सवाल कह रहा है। तो सबसे पहले लेंस की क्षमता यहाँ पे लिखेंगे, लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगा आपका कितना, +20 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो +20 अगर कह रहा है तो आपका लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब कह रहा है फोकस दूरी निकालना, इसकी फोकस दूरी क्या निकालना, फोकस दूरी। फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, क्षमता और फोकस दूरी का संबंध होता है, क्या होता है, P बराबर 1/f। f का में होना चाहिए मीटर में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा P का मान कितना दिया है, +20 डायोप्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 बराबर हो जाएगा 1/f, 1/f। तो यहाँ पे तीसरा गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 20f बराबर हो जाएगा आपका 1।
तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/20। कितना हो जाएगा 1/20। तो इधर आ जाएगा आपका F बराबर हो जाएगा कितना 0.1 जीरो बढ़ेगा आपका, जहाँ दशमलव लगाएंगे फिर 1 जीरो, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे फिर 1 जीरो बढ़ेगा, 20 पंचे 100। तो आपका हो जाएगा 0.05 मीटर। किस में हो जाएगा मीटर में हो जाएगा 0.05 मीटर। ये आपका किस में आ जाएगा मीटर में। और सेंटीमीटर में अगर निकालना हो तो F बराबर हो जाएगा कितना 0.05 गुणे आप 100 का गुणा कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा F बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, वो काय में हो जाएगा, वो हो जाएगा मीटर में। F बराबर 0.05 मीटर। सवाल नंबर तीसरे का पहला कह रहा है यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। इसका प्रतिरोध बताना है कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले कह रहा है यदि किसी तार को बीच में मोड़कर, तो इसमें बीच से मोड़ दिया जाता है तार को, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे उत्तर डाल के इसको हल करेंगे। कह रहा इसमें लिखेंगे तार का प्रतिरोध बराबर, तार का प्रतिरोध R है और तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई आपकी हो जाएगी L, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो तार है आपका उसका हो जाएगा A। कितना हो जाएगा A। तो तार का प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तार के प्रतिरोध का सूत्र आपने पढ़ा होगा R बराबर होता है ρl बटे A। कितना होता है R बराबर ρl बटे A। अब उसमें प्रश्नानुसार यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार आपका प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है लंबाई कितनी, लंबाई अगर लंबाई मरोड़ कर क्या कर दिया जाता है, लंबाई अगर आधी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी, तो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा R। अब यहाँ से क्या इस सूत्र से लगा लेंगे R डैश बराबर हो जाएगा आपका ρl L का मान कितना है L/2, इसको L मान लीजिए L/2। कितना हो जाएगा L/2। और क्षेत्रफल A कितना है आपका 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2a। तो इसको आज R डैश बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ρl बटे 2 और बटे कितना हो जाएगा 2a। तो कितना हो जाएगा भीतर गुणा और बार गुणा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा R डैश बराबर हो जाएगा आपका ρl बटे 4a, ρl बटे 4a। तो R डैश बराबर हो जाएगा 1/4 और ρl बटे a, इसका मान कितना होता है R होता है, कितना होता है R। तो यहाँ से हो जाएगा R डैश बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे R। तो R डैश बराबर हो जाएगा R/4। कितना हो जाएगा R/4 यानी 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा देखेंगे। कह रहा दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। इसमें कह रहा है परस्पर किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाए। यह आपका सवाल दिया है यानी प्रश्न दिया है। कह रहा है दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, तो इसमें उत्तर लिखेंगे जिसमें 3 ओम प्रतिरोध 5 ओम प्रतिरोध से कम है, यानी 5 ओम जो प्रतिरोध है 3 ओम से क्या है अधिक है, तो इसमें से प्रवाहित धारा अधिक होगी। किसमें 3 ओम में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी। इस उच्च धारा के परिणाम स्वरूप 3 ओम प्रतिरोधक में अधिक शक्ति का क्षय होगा। अगर 3 ओम जो होगा 3 ओम प्रतिरोध में इसमें धारा ज़्यादा बहेगी तो शक्ति ऊर्जा भी क्षय ज़्यादा होगी। तो इसलिए कह रहा 3 ओम प्रतिरोधक में अधिक शक्ति का क्षय होगा विद्यार्थियों, जो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी। जो 3 ओम प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, उसमें परिवर्तित हो जाएगी, जिससे ये अधिक गर्म होगा। यानी अगर ऊर्जा जिसमें ज़्यादा बहेगी उसमें वो ताप अधिक होगा, तो इसलिए गर्म जल्दी हो जाएगा। इसलिए जूल के तापन नियम से लिख देंगे। यह सूत्र होता है H बराबर I² RT और H बराबर VIT और H बराबर क्या होता है V²/RT। यानी R1 से बड़ा कौन सा हो जाएगा R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा R1 यानी प्रतिरोध R2 बड़ा है किससे R1 से। इसलिए 3 ओम प्रतिरोध पर क्या हो जाएगा 3 ओम प्रतिरोध पर
ये ज़्यादा अधिक गर्म होगा और इसमें धारा भी क्या होगी, अधिक प्रवाहित होगी। सवाल नंबर चौथे का पहला कह रहा है 20 ओम तथा 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार पहले किस क्रम में, ए नंबर में कह रहा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, फिर इसके बाद बी नंबर में कह रहा समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी पहले श्रेणी क्रम में निकालना है, फिर किसमें, समांतर क्रम में निकालना है। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में निकाल लेते हैं। तो श्रेणी क्रम में है आपका यहाँ पे, तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है आपका, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है, श्रेणी क्रम संयोजन आर बराबर क्या हो जाएगा बउआ, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा। R1 का मान आपका कितना 20, R2 का मान है 24, R3 का मान है 30 ओम, सब में ओम लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 74 ओम। कितना आ जाएगा, 74 ओम। यानी तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना होगा श्रेणी क्रम का, आपका हो गया 74 ओम। कितना हो गया, 74 ओम। ये श्रेणी क्रम संयोजन का हो गया। अब निकालेंगे समांतर क्रम संयोजन। कौन सा निकालेंगे, समांतर क्रम संयोजन। आपका समांतर क्रम संयोजन बी नंबर का कह रहा है, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन बी नंबर में कह रहा है। इसको चित्र बना लेंगे। कुछ चित्र इस प्रकार बनेगा, ये आपका चित्र हो जाएगा। ये चित्र ये किस क्रम में है, ये आपका बन जाएगा समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। पहले 20 ओम जोड़ दीजिए, फिर आपका 24 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 ओम। फिर आपका हो जाएगा 30 ओम। यानी 20 ओम, 24 ओम, 30 ओम आपके इस क्रम में हो जाएंगे। तो आपका सूत्र होता है 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/, यहाँ पे कितना हो जाएगा R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R का मान कितना 20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। इनका लासापा कितना आएगा, लासापा आएगा आपका आ जाएगा 120। कितना आएगा लासापा, 120 निकाल लीजिएगा। 20, 24, 30 का लासापा 120 होगा। यहाँ पे बिछक का 120 यानी 6 हो जाएगा। यहाँ पे 24 पंच 120, 5 आ जाएगा, और 3 चौको 12 यानी कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/R डैश बराबर हो जाएगा। इसको जो ले 5 4 9 9 6 15, 15/120। इसका काटेंगे 15 का 15, 15 × 120। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/8। फिर ये गुणा कर देंगे तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा 8 ओम। यानी समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया आपका 8 ओम। कितना आ गया 8 ओम। सवाल नंबर चौथे का दूसरा कह रहा है किसी परपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समांतर में परपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परपथ का प्रतिरोध 25 ओम हो तो इस समांतर में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। यानी ऊष्मा की गणना करना, किसकी, ऊष्मा की गणना करना है। तो सबसे पहले जो जो सवाल में कह रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। आपका सवाल में क्या क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। किसी परपथ में 5 एम्पीयर की धारा, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे विद्युत धारा I बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 एम्पीयर। एम्पीयर को एमपी लिख लीजिए। धारा 8 सेकंड में यानी आपका समय T बराबर कितना दिया 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतर में परपथ में से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यानी हमें n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। और यदि परपथ का प्रतिरोध यानी प्रतिरोध बराबर आपका कितना हो जाएगा, प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 20 ओम। कितना हो जाएगा 20 ओम दे रखा है, तो 20 ओम हो जाएगा। फिर इसके बाद उत्पन्न ऊष्मा की गणना, यानी हमें किसका मान निकालना H का, यानी उत्पन्न ऊष्मा, इसको बोलते हैं ऊष्मा, हीट, यानी H का मान निकालेंगे यहाँ से। तो सवाल में क्या क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ से निकाल लेंगे Q बराबर IT। Q बराबर IT यानी Q को बोलते हैं आवेश, I को आप तो जानते हैं ऊपर लिख दिया मैंने। तो Q का मान यहाँ से निकाले थे। I का मान आपका दिया है कितना 5 एम्पीयर, समय दिया है आपका 8। तो आपका Q बराबर आ जाएगा 40 कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो 40 कूलाम हमारा किसका आ गया, आवेश। आवेश कितना आ गया 40 कूलाम।
अब यहाँ पे हमें मान निकालना है किसका, एन का मान निकालना। तो आपका होता है आवेश बराबर यानी आवेश क्यू बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आपका Q बराबर हो जाएगा Ne। कितना हो जाएगा, Q बराबर Ne। तो Q का मान आपका दिया 40 कूलम, N का मान निकालना, E का मान होता है इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो N का मान इधर से निकाल लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 40 बटे हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए ऊपर, तो 4 चौको 16 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा, 4 से काट दीजिए इसको, तो N बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 गुणे 10⁻19। ये ऊपर चला जाएगा, माइनस का ऊपर है, नीचे माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया, N बराबर हो जाएगा 2.5 गुणे 10⁻20। ये आपका हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2.5 गुणे 10⁻20। अब हमें क्या निकालना है, उत्पन्न ऊष्मा। क्या निकालना है, उत्पन्न ऊष्मा यानी H बराबर क्या होता है आपका, H बराबर I²RT। H बराबर I²RT हो जाएगा। तो H का मान निकालेंगे, तो I का मान आपका कितना है 5 एम्पियर है, तो 5 का स्क्वायर गुणे R का मान है 20 ओम, T का मान 8 सेकेंड। इसको निकाल लेते हैं यहीं बगल में। तो आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 25 गुणे 20 गुणे 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 × 8 आपका कितना हो जाएगा 200 गुणे 20। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4000 जूल, 4000 जूल। H बराबर कितना आ गया, इसको लिख सकते हैं 4 किलो जूल, 4 किलो जूल, यानी उत्पन्न ऊष्मा कितनी आ गई हमारी 4 किलो जूल हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या चौथे का अथवा देखेंगे। कह रहा है चौथे का अथवा का पहला, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ये कह रहा है, तो यहाँ पे ये दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो यहाँ पे जो कह रहा है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्योंकि यदि अगर काटती भी हैं तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि ये क्या है, असंभव है। मतलब ये चुंबकीय बल दोनों समांतर रेखा में चलती हैं, जो कि कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर काटेंगी भी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दो दिशाएं हो जाएंगी। ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए क्या कह रहा, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जो क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा दे रखा है, कह रहा है चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुण लिख लेते हैं। एक नंबर कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं, यानी समान दूरी पर होती हैं, और क्या होती हैं, बल रेखाएं एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। इसका गुण कह रहा है, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर कह रहा है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर क्या करती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वक्र के रूप में होती हैं। इसका कहने का मतलब ये है, ये हमारा चुंबक हो जाता है। ये आपका क्या है, चुंबक। यहाँ पे होता है N, यहाँ से होता है S। N का मतलब होता है नॉर्थ, S का मतलब होता है साउथ। यहाँ से हमारी क्या होती हैं, यहाँ से निकल के चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से आपकी निकल कर यहाँ पे क्या, साउथ में प्रविष्ट कर जाती हैं। नॉर्थ से निकल कर कहाँ पर, साउथ में प्रविष्ट कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। ये हमारी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जो वक्र के रूप में, ये आपका कर्व दिख रहा होगा, ये वक्र के रूप में। तो चौथे का तीसरा कह रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो विद्युत धारावाही तरंगे धारावाही चालक के लंबवत हो तो उन पर अधिकतम बल कार्य करेगा। अगर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तब उसका क्या होगा, चालक पर अधिकतम बल लगेगा। तो F बराबर क्या होता है, धारावाही चालक के लिए होता है बराबर IBL साइन थीटा। F बराबर क्या होता है आपका IBL साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री है, तो F बराबर IBL साइन थीटा। साइन 90 का मान होता है आपका कितना होता है 1। तो यहाँ पे मैक्स बराबर मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा, IBL हो जाएगा। इस अवस्था में चालक पर अधिकतम बल लगेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा हो गया।
सवाल नंबर 5वें का उपभाग सेकंड कह रहा निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। पहला नंबर कह रहा है एथेनोइक अम्ल, दूसरा कह रहा है 1-क्लोरोप्रोपेन, तीसरा कह रहा है ब्यूटेनॉन 2 और चौथा कह रहा है नियोपेंटेन। मतलब इसके संरचना सूत्र लिखना है, संरचना सूत्र निकालेंगे इसके। संरचना सूत्र सबसे पहले एथेनोइक अम्ल, ये IUPAC नाम है इसका एथेनोइक अम्ल, नहीं इसका नाम है एस्टिक अम्ल। क्या नाम है? एस्टिक अम्ल। लेकिन एथेनोइक अम्ल का निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका लिख लेते हैं CH3COOH होता है। ठीक है, ये आपका एथेनोइक अम्ल है, इसको एस्टिक अम्ल बोलते हैं, CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे C ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH मिल जाएगा। ये हमारा क्या है? संरचना सूत्र किसका? एथेनोइक अम्ल का। यह चीज़ कह रहा था। दूसरा नंबर कह रहा है 1-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन इसका निकाल लेते हैं। इसको निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे C और यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। यहाँ से सिंगल बॉन्ड इस तरीके जोड़ देंगे H और यहाँ से हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड H और यहाँ से हो जाएगा H और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। यह हो जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन। यानी अगर 3 कार्बन 1 2 3 चार इधर से गिनिए क्योंकि 4 यहाँ जुड़ा 1 2 3, तो यहाँ से हो जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन। 3 में क्या था? प्रोपेन होता है, तो 1-क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। तीसरा कह रहा है ब्यूटेनॉन 2, तीसरा क्या कह रहा है? ब्यूटेनॉन 2 C और सिंगल बॉन्ड H इस तरीके बन जाएगा। इसको बना लेते हैं, CH हो जाएगा, यहाँ से H हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा CH। ये हमारा किसका है? ब्यूटेनॉन 2। यहाँ से 1 2 3 4 ब्यूटेनॉन क्या हो जाएगा? 2। 4 में हमारा ब्यूटेनॉन होता है, यानी 4 में ब्यूटेनॉन 2 हो जाएगा, तो ब्यूटेनॉन 2 क्या हो जाएगा? इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। चौथा नंबर कह रहा है नियोपेंटेन। क्या कह रहा है आपका? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, यहाँ से बन जाएगा आपका C और सिंगल बॉन्ड C और H और H और H। यहाँ से बना लेंगे इसको C सिंगल बॉन्ड H और H और H, यहाँ से बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड H और H। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हमारा किसका है? नियोपेंटेन का है। किसका? नियोपेंटेन का बन जाएगा। सवाल नंबर 6वें का पहला कह रहा है मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। मिश्र धातु की बात कर रहा है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु 2 धातुओं अथवा एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण होता है। यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिलने से क्या बनता है? एक मिश्र धातु बनता है, या फिर एक धातु या फिर एक अधातु मिलकर क्या बनाता है? एक अमलगम बनाता है। क्या बनाता है? अमलगम। जैसे पारा के साथ धातु मिल जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? अमलगम। इसे अमलगम कहते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातु कौन कौन सी? एक पीतल हो गए। पीतल किसका किसका मिश्रण होता है? कॉपर का और जिंक का, जिसमें कॉपर होता है 70% और जिंक आपका होता है 30%। ये तुम्हारा किसका? पीतल होता है। पीतल 2 धातुओं का मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का। एक जर्मन सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर आपका होता है, कॉपर होता है 50%, कॉपर आपका कितना होता है? 50% और जिंक होता है 3.5% और निकिल आपका होता है Ni होता है 15%। जो कि निकिल है वो कितना परसेंट होता है? 15%। इसके उपयोग क्या है? पीतल का उपयोग है तार और मशीनों और पुर्जों और बर्तन बनाने में उपयोग होता है। किसका? पीतल का। और जर्मन सिल्वर का उपयोग होता है बर्तन और मूर्तियां बनाने में। मतलब इसका जो उपयोग होता है जर्मन सिल्वर का बर्तन और मूर्तियां बनाने में, और पीतल का होता है तार, मशीनों और पुर्जे आदि बर्तन बनाने में इसका भी प्रयोग होता है पीतल का। यह मिश्र धातु था। थैंक यू।